अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2, जो कि चैप्टर का नाम था ग्लोबुलर प्रोटीन। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन जो है वो कैसे वो एलोस्टेरिक इफेक्टर पर कैसे रोल प्ले करता है, या हीमोग्लोबिन जो है वो एलोस्टेरिक इफेक्टर से कैसे चेंज करती है अपना बिहेवियर। तो अब यहाँ पर लिखा गया है द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू रिवर्सली बाइंड ऑक्सीजन। अब जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिवर्सली बाइंड हुई है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था रिवर्सली बाइंड होती है क्योंकि इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर ये रिवर्सली बाइंड ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं हो पाएगी ना, इसीलिए रिवर्सली बाइंड करती है, जो कि काफ़ी चीज़ों की कंसंट्रेशन से इसकी रिवर्सली बाइंड होने पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद पीएच ऑफ इन्वायरमेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अवेलेबिलिटी ऑफ 2,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट जिसे 2,3 BPG भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं इन सबको मिला के जो ये चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ये सारी चीज़ें, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक या अदर साइड इफेक्टर्स। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि उसके बाद आता है सबसे पहला, मतलब बाकी सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं ऐसे ही, सिर्फ चीज़ें ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लिखा हुआ है कि ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताया हुआ है। अब क्या बताया हुआ है कि ऑक्सीजन क्या इफेक्ट करती है उसके बारे में सारा बताया हुआ होगा। सबसे पहले तो बताया हुआ है कि सिग्मोइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है इसका। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, कि इसमें ये है कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो कोऑपरेटिवली बाइंड होती है, और उसके बाद जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगता है तो जो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एफिनिटी है अटैच होने की हीमोग्लोबिन के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस हद तक बढ़ जाती है कि जो आखिरी मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन का लगता है वो 300 टाइम्स ग्रेटर इफिनिटी के साथ लगता है हेमोग्लोबिन के साथ, जितना कि पहला वाला लगा था। उसके बाद ये ज़ाहिरी बात है कि ये इफिनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देगी, इतनी चाहत बढ़ा देगी हीमोग्लोबिन की। तो हम लोगों ने पीछे 2 फॉर्म पढ़े थे, टी और आर फॉर्म। तो ये आर फॉर्म जो कि जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म है, और जिसे हम लोग रेस्टिंग फॉर्म या फिर रिलैक्सिंग फॉर्म कहते हैं। तो ये स्टेबलाइज आर फॉर्म को करेगा, मतलब जिसमें सारे हमारी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अटैच है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये किसको स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले पार्ट को स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन का कैसे रोल प्ले होता है, लोडिंग और अनलोडिंग कैसे होती है ऑक्सीजन की। बेसिकली जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ। किस लिए होती है ये मैंने बताया, अगर ना हो तो डिलीवर नहीं हो पाती है। इसीलिए होती है कि जो ऑक्सीजन है वो रेडियली डिलीवर हो, जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कम है और वो जल्दी थोड़ी सी चेंज में पहुँच जाए, मतलब रेडियली जल्दी से पहुँच जाए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे हम लोगों ने कहा था लंग्स से कैपिलरीज तक हम लोगों को ऑक्सीजन पहुँचानी है या ट्रांसपोर्ट करनी है, जिसके लिए लोडिंग और अनलोडिंग होती है ऑक्सीजन की। तब वो अनलोड, यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं अनलोडिंग और लोडिंग कहाँ से होती है और कैसे होती है। जब हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि कहाँ पर होता है, बेसिकली लंग्स के एल्वियोलाई में होता है। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ज़्यादातर ऑक्सीजन हमारे लंग के एल्वियोलाई में होती है। वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हम टिश्यूज़ के लेवल में। तो वहाँ पर जो हमारी कैपिलरीज जा रही होंगी, तो वहाँ पर जो हेमोग्लोबिन जा रहा होगा वो फ़ौरन ऑक्सीजन को अटैच कर लेगा अपने साथ, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर लोडिंग हो गई है ऑक्सीजन की। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके मुतरादिफ जब हम लोग टिश्यूज़ में जाएंगे, तो जो बाकी टिश्यूज़ हैं पूरी बॉडी के, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी, जो ऑक्सीजन बाइंड हुई हीमोग्लोबिन होगी, वो तो कम होगी, बल्कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी टिश्यूज़ में कम होगी, क्योंकि वो तो यूज़ हो चुकी होगी किस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी हमें कम मिलेगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा, जबकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो वहाँ पर ये फ़ौरन क्या होगी, हमारे जो टिश्यूज़ में कम ऑक्सीजन है वहाँ पर ये फ़ौरन अपनी ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगी, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन से क्या बन जाएगी, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनलोडिंग। और ये कहाँ पर होती है, जहाँ पर हमारी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रही होती है टिश्यूज़ में।
उसके बाद हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग पीछे भी पढ़ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट ये जो है सिग्मोइड कर्व देता है हेमोग्लोबिन। तो अभी सिग्मोइड जो कर्व है डिसोसिएशन का वो क्यों होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या शो कर रहा होता है। स्टीप एक मतलब एक स्टीप कहते हैं एकदम से चढ़ाव, जैसे पहले आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था एकदम से चढ़ाव आ गया ऊपर, तो अब ये जो एकदम से चढ़ाव आ गया इसे हम लोग कह रहे हैं स्टीप स्लोप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हम लोग इस हिस्से की बात कर रहे हैं जो एकदम से चढ़ाव आया है इसमें। तो इसमें वो क्या शो कर रहे हैं इसमें कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, अब देखें जितनी तेज़ी से एक यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा था तो उसने इतनी इफिनिटी बढ़ा दी कि ये एकदम जो हमारा दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, दूसरा तीसरा चौथा, वो हाई इफिनिटी के साथ चिपक गए, मतलब हेमोग्लोबिन के साथ सेचुरेट हो गए। तो लेकिन जब ये अभी ये तो हो गया जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जैसे कि लंग्स में ये प्रोसेस हुआ, लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये कर्व उतना ही तेज़ी से नीचे आएगा। जबकि मायोग्लोबिन में कौन सा कर्व था, हाइपरबोलिक, तो उसमें स्लो स्लो नीचे आती थी ऑक्सीजन, मतलब इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि वो स्टोर भी करती है। हेमोग्लोबिन ना के ऑक्सीजन पहुंचाती है टिश्यूज़ में पर स्टोर भी करती है, क्योंकि वो स्लोली जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लो हो जाएगी ऑक्सीजन की तो स्लोली तब छोड़ेगी ऑक्सीजन को डीऑक्सीजनेटेड एरियाज़ में। लेकिन इसमें एक स्टीप आता है जिसकी वजह से ये फ़ौरन जैसी थोड़ी सी ऑक्सीडेशन कम हुई तो ये थोड़े से वो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, थोड़ी सी मतलब वो पार्शियल प्रेशर कम होने का ऑक्सीजन पर फ़ौरन ये मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर देगी, 3 मॉलिक्यूल्स या जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है रिलीज़ कर देगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होगा सिग्मोइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, यही हुआ कि ये जो फ़ौरन इफ़िशेंटली जो है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर ये हमारी ऑक्सीजन मुहैया करती है। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जब मायोग्लोबिन में यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि मायोग्लोबिन में ये सेम डिग्री ऑफ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी इफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इफिनिटी ज़्यादा थी, इसीलिए उसने जल्दी में तो वो कर लिया, मतलब ये जो हाइपरबोलिक कर्व तो बना लिया था, पर जितनी इफिनिटी ज़्यादा होगी, जितने ज़ोर से वो आपस में चिपके हुए होंगे तो वो उतना ही आहिस्ता वो रिलीज़ करेगा ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब कोई उनको दूर करने की कोशिश भी करेगा तो वो असर नहीं देंगे, मतलब कहेंगे कि नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब वो रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन को। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो इतनी इफिनिटी के साथ चिपके ही नहीं थे, मतलब तो इसीलिए यहाँ पर स्टीप की वजह से जल्दी से रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद आता है बोहर इफेक्ट। अब बोहर इफेक्ट क्या है, बोहर इफेक्ट जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया ऑक्सीजन के बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वो पढ़ रहे हैं ना जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे या एलोस्टेरिक जो हमारे इफेक्टर्स थे, तो अब हम लोगों ने एक ऑक्सीजन जो है एलोस्टेरिक इफेक्टर पढ़ लिया। बोहर इफेक्ट जो है ना वो हम लोग किसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, वो प्रोटॉन कंसंट्रेशन, और प्रोटॉन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को हम लोग पीएच की नज़र में भी कहते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को हम लोग पीएच कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पीएच को देखेंगे या फिर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को देखेंगे। तो और उसके बाद जैसे ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हमारी पीएच लो होगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पीएच लो होगी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा पीएच लो होती है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है ना हमारा इन्वायरमेंट, तो पीएच लो होगी और जितना ज़्यादा एसिडिक होता है हम लोगों ने पढ़ा था उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा। हम लोग कहते हैं ना एसिड जो है वैसे बेसिकली भी प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं खुद में से, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन प्लस ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा हमारे जो है पीएच कम होगी, उतनी ज़्यादा पीएच कम होगी और उतनी ज़्यादा हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इसके बढ़ने से, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के बढ़ने से एक और चीज़ भी बढ़ती है साथ साथ में, वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैसे बढ़ती है वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स में, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन की बाकी पढ़ी थी आपके। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ बता दें कि ये जो है ऑक्सीजन की इफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ डिक्रीज़ कर देती है। ऑक्सीजन जो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ चिपकती है उसकी इफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पर वो जो है ऑक्सीजन एक लग रही थी और दूसरी को इन्हेंस कर रही थी, मतलब इफिनिटी बढ़ा रही थी। तो वो किस फॉर्म को हमारे स्टेबलाइज कर रही थी, आर फॉर्म, रिलैक्सिंग फॉर्म को या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म को, हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेटेड फॉर्म को वो स्टेबलाइज कर रही थी। लेकिन ये इसके अपोजिट है, ये इफिनिटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये किस फेज को हमारे स्टेबलाइज करेगा, ये हमारे टी फेज को या टॉट फेज को हमारे
या डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन के फॉर्म को ये स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इसी चेंज ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वजह से या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से जो ऑक्सीजन बाइंडिंग में या एफिनिटी में फ़र्क आ रहा है, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, रेजिंग ऑफ पीएच, ये वही बताया हुआ है, रेजिंग ऑफ पीएच, लोअरिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीएच डिक्रीज होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगा, पर पीएच क्या होगी, वो लो होगी। अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी लो हो रही है, हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी लो हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कम हो रहा है, और उसके बाद हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी भी कम हो रही है, तो तब क्या होगी, हमारी पीएच डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखा हुआ है कि जितनी ज़्यादा पीएच इंक्रीज होगी तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर एफिनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को पीएच को इंक्रीज करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करना है। और इससे क्या होगा, हम लोगों ने अपनी ब्लड की पीएच क्या पढ़ी थी, 7.34, वो क्या है, बेसिकली बेसिक में आ जाता है। तो इसीलिए जब वो एसिडिक में जाएगा तो लो पीएच होगी तो काम नहीं करेगा, इसीलिए रेजिंग पीएच इज फेवरेबल फॉर दी ग्रेटर ऑक्सीजन इफिनिटी। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग ना ये वाला जुमला मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ये बस इतना पढ़ लें कि अगर ये हमारा जो है ये रेजिंग पीएच हो, लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो हमारा स्टेबलाइज कौन सा फॉर्म होगा, हमारा तब स्टेबलाइजिंग फॉर्म हमारा हो जाएगा ऑक्सी फॉर्म। अगर ये कम ऊपर बताया हुआ जैसे कि पीएच लो हो और प्रोटॉन हाई हो, तब हमारा क्या होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई हो, तो तब हमारी ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा एफिनिटी कम होगी और टी फॉर्म स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर उसका अपोजिट हो जाए तो सब कुछ ही पॉजिट हो जाएगा, और उसके बाद ये भी पॉजिट हो जाएगा कि टी के बजाय आर फॉर्म या रिलैक्सिंग फॉर्म या ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग लिखा हुआ है कि अब हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन आयन का बढ़ना या कम होना, लेकिन ये तो पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन आ कहाँ से रहे हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं सोर्स ऑफ प्रोटॉन दैट लोअर द पीएच। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो पीएच को लोअर ही करेंगे, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इनका जो वो हमारा है रिलेशनशिप आपस में। तो ये लिखा हुआ है कि प्रोटॉन जो है उनका सोर्स क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैपिलरीज मेटाबॉलिक एक्टिव इन द टिश्यूज इन हायर देन ऑब्जर्व्ड इन द एल्वुलर कैपिलरीज ऑफ द लंग्स। अब इसमें क्या बताया हुआ है, हम लोगों को ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे टिश्यूज में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ या ऑक्सीडेटिव हमारे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसीलिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा होगी और ऑक्सीजन कम होती जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पर ये बताया, हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वहाँ पर ज़्यादा होंगे जहाँ पर हमारे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या मेटाबॉलिक एक्टिव जो टिश्यू है इसमें ज़्यादा होंगे। कहाँ से ज़्यादा होंगे, एल्वुलर कैपिलरीज। एल्वुलर कैपिलरीज वही लंग्स के पास तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर तो जाहिर बात है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होगी, तो ये रिलेशन तो आपको आसानी से समझ आना चाहिए। उसके बाद हम लोग कहते हैं अब हाइड्रोजन मेनली, अब हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बनता कहाँ से है। हाइड्रोजन कहाँ में बनता है, इन द टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड बाय जिंक कंटेनिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू कार्बोनिक एसिड। अब देखो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट बनाने के लिए एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है। अब जो ये कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है, ये देखो जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है किससे बन रहा है, फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रेशन हम लोग एडिशन ऑफ वाटर को कहते हैं। जब हम लोग वाटर ऐड करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद जब हम लोग कार्बोनिक एसिड को बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक साथ में हमारा क्या रिलीज होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा या हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, और साथ में एक बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या है, मेजर ब्लड बफर है। वैसे तो हम लोग कार्बोनिक एसिड को भी बफर के तौर पे लेते हैं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ही तो बना रहे हैं ना बाइकार्बोनेट को, तो इसीलिए जो बाइकार्बोनेट है वो मेजर ब्लड बफर है, मतलब हमारी पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा, और इसीलिए हम लोग और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। तो अब हम लोगों को पता लग चुका है कि हाइड्रोजन आयन कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ से बनता है, हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन बनता है कार्बोनिक एसिड से, उसके साथ हमारा एक प्रोटॉन भी रिलीज होता है या हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होता है। अब ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन
जो है बाय दिस पेयर रिएक्शन, इसमें दो पेयर मतलब पेयर चीज़ें बन रही हैं, इसमें से जो है वो निकलता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और उतनी ही पीएच कम होती जाएगी। अब जो है ना हमारा डिफरेंस पीएच का इन लंग्स में और टिश्यूज़ में वो क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर हमारी पीएच भी ज़्यादा होगी, जहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ पर हमारी पीएच कम होगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा वाला एरिया कौन सा है, लंग्स वाला एरिया है। तो लंग्स में हमारी पीएच क्या होगी, हमारी लंग्स में पीएच होगी ज़्यादा और हमारी टिश्यूज़ में पीएच होगी कम। और और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो डिफरेंस इन पीएच है ये हमें किस में हेल्प करता है, लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग बेसिकली तो यही पढ़ रहे हैं ना, एलोस्टेरिक फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन को की लोडिंग और अनलोडिंग को, या कैसे ऑक्सीजन ने लैंड करना है, कहाँ पर लैंड करना है और कहाँ पर लोड होना है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो इन सोर्सेज पर होता है, लेकिन कैसे, तो वो ये बता रहे हैं कि जो डिफरेंस आता है पीएच का, जो कि लंग्स में ज़्यादा होती है और लंग्स कैपिलरीज में ज़्यादा होती है और आम टिश्यूज़ में कम होती है, यही फेवर करता है किसको, लोडिंग और अनलोडिंग को। जहाँ पर पीएच ज़्यादा होगी वहाँ पर लोडिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की लोडिंग ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो कि हमारे टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय पेयर द डिफरेंशियल पीएच ग्रेडियंट दैट लंग इज हायर पीएच एंड टिश्यूज हैव लोअर पीएच फेवर द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन पेरिफेरल टिश्यू एंड लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स। वही जो चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ बोहर इफेक्ट। अब इसने इफेक्ट तो कर दिया, अभी मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंस आता है, इसकी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग होती है। अभी बेसिकली जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये लिखा हुआ था कहाँ पर, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हमारे उसके बारे में बात हो रही थी कि लेफ्ट या राइट को डिक्रीज करेगा। मैंने आपको कहा था कि आगे बताऊंगा, वो बात अभी आने लगी है मैकेनिज्म ऑफ बोहर इफेक्ट में। अब जो हमारा डीऑक्सी हेमोग्लोबिन और ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है ना, वो एक इक्विलिब्रियम में होती हैं। मतलब अगर उसके फैक्टर ज़्यादा मिल गए हमारे ऑक्सी हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, मतलब उसके जो इफेक्टर्स हैं वो ज़्यादा मिल गए, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की जो फॉर्म है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर हमारे उसके बजाय डीऑक्सी के ज़्यादा आ गए तो हमारे जो है वो रिएक्शन जो है उसकी तरफ मुड़ जाएगा, जिसकी तरफ ऑक्सी वो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन की तरफ हमारा जो रिएक्शन है उसकी तरफ चल जाएगा। तो अभी क्या यहाँ पर बात हो रही है, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन इज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन आयन देन दी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये तो हम लोगों को सबको पता है कि जो हाइड्रोजन आयन थे वो किस हमारे फॉर्म को या किस फेज को स्टेबलाइज कर रहे थे, वो हमारे टी फॉर्म को कर रहे थे, जो कि डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है। तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन को प्यार भी ज़्यादा किनसे होगा, जो वो चीज़ बना रहे हैं डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन, उन्हीं के साथ ज़्यादा प्यार होगा, उन्हीं के साथ ग्रेटर एफिनिटी होगी। जबकि ऑक्सीजनेटेड के साथ नहीं होगी, उसको किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी। तो उसके साथ वो क्या बता रहे हैं कि जो ये चीज़ है ये काज करवाती है हमारे जो हिस्टिडीन है उसके साइड चेन रिएक्शन की पीके वैल्यूज ज़्यादा करवा देते हैं, और हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ज़्यादा हो जाती है, जबकि ऑक्सीजनेटेड में कम होती है, ये बताया हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पेज पे, जहाँ पर लिखा हुआ है हमारा हमारा इक्विलिब्रियम भी शो किया हुआ है, और लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ें करवाती हैं ये हमारी हेल्प करवाती हैं साल्ट ब्रिजेस या आयोनिक बॉन्ड बनाने में। आयोनिक बॉन्ड बनाने में मदद करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो ज़्यादा बॉन्ड्स बन जाते हैं और कम बॉन्ड्स, उसके बारे में बेसिकली बताया हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ है स्टेबलाइज डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। हम लोगों ने पढ़ा था जब प्यार उससे ज़्यादा है तो भाई स्टेबलाइज भी उसी करेगा ना डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन को, कौन, हाइड्रोजन आयन। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ब्लड बफर भी है। एक ब्लड बफर हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाइकार्बोनेट आयन, एक जो है हेमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट ब्लड बफर है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, है ये बोहर इफेक्ट, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ इन दोनों को आपस में नहीं रख रहे, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड को, बल्कि हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जहाँ भी शो होगी उसको हम लोग बोहर इफेक्ट में लाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इस साइड जो ये है हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो इसके साथ जब हम लोग हाइड्रोजन आयन लगाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की एफिनिटी किसके साथ है, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ। तो हाइड्रोजन आयन क्या कहेगा, ऑक्सीजन तू भाग जा इधर से,
तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो वो क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, जो H कर लेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन खुद जो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा या सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा और कौन सी फॉर्म बना देगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को रिलीज करवा देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेयर द इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस और क्या नाम है, लोअर द ऑक्सीजन, तो वहां पर क्या होगा, हमारी जो इक्विलिब्रियम है वो राइट के साइड मुड़ जाएगा। राइट कौन सा है, हमारा ये वाला हिस्सा राइट के साइड मुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन, वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर रिलीज हुई, समझ आ रहा है कैसे एलोस्टेरिक इफेक्टर काम करते हैं। अब जहां पर भी हमारे हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन कम होगी, ऑटोमेटिकली हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो राइट के साथ मुड़ जाएगा और हमारी ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। लेकिन जहां पर हमारी ऑक्सीजन ज्यादा होगी और हाइड्रोजन आयन कम होंगे, जहां जैसे कि लंग्स में, और ये टिश्यूज में अमल होगा, तो ये लंग्स में क्या होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट की साइड पे मुड़ जाएगा। कि क्या होगा कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो हावी हो जाएगा, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पर, तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन आयन को निकाल बाहर फेंकेगा और खुद आके हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगा, जो हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने किस किस की पढ़ लिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद में हम लोगों ने पहले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट हम लोगों ने बेसिकली शायद पिछले लेक्चर में भी, पिछली पार्ट में भी पढ़ा था। तो अभी ये है क्या, ये पहले तो है, हम लोग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट है, किसका, हमारी ग्लाइकोलिसिस का ये इंटरमीडिएट है। और इतना सा याद रखें बस, यहाँ पर इसका वो भी दिखाया हुआ है मेटाबॉलिज्म के कैसे बनता है, लेकिन आप बस इतना याद कर रखें कि ये जो है इंटरमीडिएट है किसका, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस का। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें हम लोग पढ़ी बेसिकली रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन है, तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलेशन ऑफ बाइंडिंग ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। अब ये क्या करता है, अच्छा ये प्रेजेंट पहले कहाँ पर होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब हमारा हेमोग्लोबिन जब आरबीसी में प्रेजेंट है, ये काम इसका आरबीसी में ही है, और हेमोग्लोबिन से ये काम करता है, हेमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ाता है या कम करता है ऑक्सीजन के लिए, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या करता है, मतलब इसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को चेंज करता है। और जो हेमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, तो जाहिर बात है कि जो हमारा 2,3 बीपीजी है या जो बायफॉस्फोग्लिसरेट है वो भी किस में प्रेजेंट होगा, वो भी आरबीसी में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में ये लिखा हुआ है हमारा, अच्छा ये एक और ख़ास बात है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है ना आरबीसी में, वो अप्रोक्स इक्वल टू किसके होगी, हीमोग्लोबिन हमें पता है 280 मिलियन जो है ना हीमोग्लोबिन एक वो आरबीसी में पाए जाते हैं, तो तकरीबन उतने ही हीमोग्लोबिन के बराबर ही मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हमारे 2,3 बीपीजी के, मतलब बायफॉस्फोग्लिसरेट के। अब जो इसका ए है, मतलब समझाने के लिए इसका पूरा ए जो है इसका वो है कि ये बाइंडिंग कैसे करता है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। इन्होंने अभी बताया नहीं हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसकी शायद बताया, हाँ इसी में बताया हुआ है कि बायफॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा कंपाउंड है, इसकी इफिनिटी भी किसके साथ है ज़्यादा, इसकी इफिनिटी भी ज़्यादा ग्लिसरेट वो डीऑक्सीजनेटेड के साथ है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के साथ है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ है। या फिर हम लोग कहते हैं ये भी स्टेबलाइज कैसे करेगा, इसकी मोहब्बत जब इसके साथ है तो स्टेबलाइज भी डीऑक्सी फॉर्म को ही करेगा। डीऑक्सी फॉर्म है कौन सी, टॉट फॉर्म है या टी हमारी कन्फर्मेशन है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन की इफिनिटी को डिक्रीज करता है, ये भी ऑक्सीजन की वो इफिनिटी को डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड को स्टेबलाइज भी कर रहा है, उसे मोहब्बत भी कर रहा है, तो भाई ऑक्सीजन को तो बाहर ही फेंकेगा ना, ऑक्सीजन तो उसे चाहिए ही नहीं। अब इसके लिए भी इक्विलिब्रियम सेम ही बना दिया, पहले ऑक्सीजन चिपका हुआ था बड़े मजे के साथ, लेकिन ये अमल कहाँ पर हुआ था, जाके ये लंग्स में हुआ था कि हेमोग्लोबिन बेचारा, हेमोग्लोबिन बड़े खुशी ऑक्सीजन के साथ चिपका, लेकिन जैसे ही वो आया इसमें टिश्यूज में तो क्या हुआ, 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ी, उसने इसको निकाल के बाहर फेंका, ऑक्सीजन को टिश्यूज में दे दिया कि भाई तू जा टिश्यूज में चले जा, और जो खुद था वो हेमोग्लोबिन के साथ चिपक गया और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो कन्फर्मेशन है उसको इसने स्टेबलाइज कर दिया। यहाँ तक वही बात समझ आई यहाँ तक। उसके बाद आते हैं हम लोग कि ये 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चिपकता तो है, वो लगता तो है जाके, लेकिन ये लगता कहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है, अच्छा आप इतनी चीज़ याद कर लें, जो भी ज़्यादातर बाहर वाली चीज़ें हैं ना
वो हमारी आके बीटा चैन पे ही लगती हैं। बीटा ग्लोबिन चैन जो है, हमें पता है कि 2 अल्फा चैन होती हैं हेमोग्लोबिन में, 2 बीटा चैन होती हैं। ज़्यादातर काम जो है ना, मतलब आगे आप डिजीज़ भी पढ़ेंगे, उसमें भी ज़्यादातर बीटा का ही जिक्र है कि बीटा में डिजीज़ हो रही हैं, बीटा में ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन जो है बाइंड किससे होता है, पॉकेट फॉर्म्ड बाय 2 बीटा ग्लोबिन चैन। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वो पॉकेट में आके लग जाता है, जो कि किसकी पॉकेट है, बीटा ग्लोबिन चैन की। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ये बेसिकली बाइंड किसके साथ हो रहा है, डीऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ ही हो रहा है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि उसके सेंटर में डीऑक्सी हेमोग्लोबिन टेट्रामर जो है, टेट्रामर हम लोग जो है 4 यूनिट 2 अल्फा 2 बीटा उसके सेंटर में आके चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात बताई हुई है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है इसके साथ क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि उसमें जो होते हैं हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो उसके सेंटर को नैरो कर देते हैं, और ये बड़ा मॉलिक्यूल है बेचारा, बीच में घुस ही नहीं पाता। लेकिन जब ये जोर लगा के बीच में घुसता है तो ऑक्सीजन दोनों को बाहर निकाल देता है। मतलब ये आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब ये इंटर होता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी होती है, तो इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ चिपकता है और एट दी सेंटर चिपकता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी ये जो है ना, खुद जो है बेसिकली नेगेटिव चार्ज्ड है, और ये पॉजिटिव जो हमारे सेंटर पे हम लोगों ने बेसिकली हिस्टिडिन पढ़े थे, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है, उनके साथ जाके ये आयोनिक बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि ये खुद नेगेटिव हैं तो इनके जो नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप हैं वो उनके साथ आयोनिक बॉन्ड जाके बना लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि उसके बाद हम लोग कह रहे थे कि वो ये बताया हुआ ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन नैरो दी पॉकेट एंड काज दी 2,3, मतलब जब ऑक्सीजन ने लगना होगा तो जब हमारे 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट ने लगना है तो ऑक्सीजन को निकालेगा, और जब ऑक्सीजन ने लगना है तो वो आके 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आयंस को निकाल देगा। और उसके बाद इसका के बारे में क्या बताया हुआ है कि ये डिसोसिएशन कर्व में कैसे हेल्प करता है, या ऑक्सीजन के लगने और निकलने को कैसे हेल्प करता है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, hemoglobin from which 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरीन हैज बीन रिमूव्ड हैज हाई ऑक्सीजन एफिनिटी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन जो है वो एफिनिटी को डिक्रीज करता है, तो जब ये निकल जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद ये बताया हुआ है कि द रिड्यूस्ड, इसकी वजह से जो रिड्यूस इफिनिटी होगी, तो वो रिड्यूस इफिनिटी क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन, मतलब जैसे ही हम लोगों ने हर जगह पे भी पढ़ा, हम लोगों को देखने में तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट लगता है कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ये जो सारे मिलके ऑक्सीजन को हमारी बाहर रिलीज करवा देते हैं। लेकिन ये फ़ायदा भी तो है, अगर ऐसा ना हो तो हमारी तो अनलोडिंग हो ही ना पाए, ऑक्सीजन एक दफ़ा लंग्स में चिपक गई तो वो टिश्यूज़ में आकर उन्होंने निकलना भी तो है। वो बेसिकली ये काम करती हैं, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जब कम हो तब भी ऑक्सीजन को वो निकालती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तब भी वो निकालती है, जब हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तब भी वो निकालती है, मतलब ऑक्सीजन को निकालने में मदद करते हैं। और जब 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन हो तब भी ऑक्सीजन को निकालते हैं, और ये हेल्प किस में करते हैं कि ऑक्सीजन को इफिशिएंटली प्रोवाइड करते हैं, किसमें, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ में कम हुआ हो, या जहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई जिस टिश्यू में, वहाँ पर ये एक्ट करेंगे 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन। तो उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन, नहीं ये तो पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट लेवल इन क्रोनिक हाइपोऑक्सिया और एनीमिया। क्रोनिक हाइपोऑक्सिया क्या है, क्रोनिक मतलब जो कि एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग हो, काफ़ी अरसे से, जैसे आपको महीने से चल रहा है, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, जो लंबी, मतलब ये जो लंबी डिजीज़ हैं, जो लंबी आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक। तो अब क्रॉनिक हाइपोऑक्सिया मतलब, हाइपोऑक्सिया हम लोग कहते हैं लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे पास लंबे अरसे तक ऑक्सीजन की कमी रहती है, या हमारे पास एनीमिया होती है। एनीमिया क्या है, खून की कमी। जब खून की कमी होगी या खून की कमी, या हेमोग्लोबिन की कमी, या आरबीसीज की कमी, इन तीनों की कमी से होगा क्या, बेसिकली खून कम होगा, आरबीसीज कम होंगे, आरबीसीज कम होंगे, हेमोग्लोबिन कम होगी, हेमोग्लोबिन कम होगी तो हमारी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होगी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होगी तो हाइपोऑक्सिया, मतलब टर्म आपस में मैचिंग ही है। क्रॉनिक हाइपोऑक्सिया और एनीमिया में क्या रोल प्ले करता है, 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन। अब इसके क्या आता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन आरबीसी में जो है वो क्रोनिक हाइपोऑक्सिया में
बढ़ जाते हैं इनकी। क्यों बढ़ जाती है इनकी कंसंट्रेशन? ताकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, जैसे ही ये ज़्यादा आते हैं तो हमारी ऑक्सीजन फ़ौरन रिलीज़ हो जाती है। हमारी ऑक्सीजन पहले यहाँ पर कम हुई हुई है, इसलिए रिलीज़ करवानी है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा आ जाएंगे तो एकदम हमारी ऑक्सीजन जैसे ही टिश्यूज़ में इंटर होगी, यहाँ पर जैसे ही उसने देखा थोड़ी भी हाइपोक्सिया हुई है किसी टिश्यू में, फ़ौरन वहाँ पर रिलीज़ कर देगी। तो ये हमारे रिलीजिंग इफिशेंटली रिलीजिंग में हेल्प करते हैं, इंक्रीज्ड, मतलब ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व कब होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज, जैसे हम लोग COPD भी कहते हैं, लाइक एम्फाइसीमा और हाई एल्टीट्यूड वेयर सर्कुलेटिंग हेमोग्लोबिन, जो वो है ना, मतलब आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, क्रोनिक हम लोग मतलब पढ़ चुके, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब वो बंद हुआ हुआ है, नाली बंद हुई हुई है। पल्मोनरी क्या है? सांस लेने वाली नाली कोई बंद हुई हुई है, जैसे कि एम्फाइसीमा में होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही होती, तो इसीलिए हमारा 2,3 BPG जो है बाईफॉस्फोग्लिसरेटाइन जो है वो बढ़ जाएगा। या फिर हाई एल्टीट्यूड में हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम मिल रही होगी, तो इफ़िशेंट सप्लाई के लिए ऑक्सीजन की ये बढ़ जाएंगी। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये बताया हुआ है कि और उसके बाद ये तो हो गया हाई एल्टीट्यूड, ये हो गया हमारा क्रोनिक हाइपोक्सिया क्यों होती है, या तो इनकी वजह से होती है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD की वजह से, या फिर हाई एल्टीट्यूड पे क्रोनिक हाइपोक्सिया हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन हमें कम आती है या कम होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं क्रोनिक एनीमिया। क्रोनिक एनीमिया भी इससे रिलेटेड है कि उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो हमारे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, भले हो हमारे RBC कम होते हैं उसमें, लेकिन हमारी बेसिकली तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है ना। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से जो ये हमारे 2,3 BPG है, ये फ़ौरन हमारे ऑक्सीजन को रिलीज़ करवा देते हैं टू इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पेज में बेसिकली इसी चीज़ का वो डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारी ऑक्सीजन की इफिनिटी कम होगी, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बाईफॉस्फोग्लिसरेट है या बाईफॉस्फोग्लिसरीन है, ये हमारी ऑक्सीजन की इफिनिटी को कम करवा देता है हेमोग्लोबिन के साथ, मतलब वो इतनी चिपकेगी नहीं। जब वो इतनी ज़ोर से चिपकेगी नहीं तो आसानी से परमिट हो जाएगी, जहाँ पर मतलब जो हमारी अनलोडिंग है वो ऑक्सीजन की आसानी से परमिट हो जाएगी, जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है कैपिलरीज ऑफ टिश्यू में। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ई जो है इसका 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरीन इन ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड। अब लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जो बेसिकली ब्लड लेते हैं वो डायरेक्टली किसी बंदे से तो नहीं लेते, लेकिन उसमें अब इसमें क्या होता है कि ना हमारा क्या हो रहा होता है, हमारी जो बोतलें हमें मिलती हैं ब्लड की, उसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों ने ब्लड लिया किसी से काफ़ी मतलब 3-4 दिन या काफ़ी पुराना है वो, तो उसमें क्या होता है हमारा जो ये बाईफॉस्फोग्लिसरेटाइन है, ये जो है वो इनएक्टिव हो चुकी होती है। इसकी जो काम है ये इनएक्टिव हो चुका होता है या डिजेनरेट हो चुका है, तो मतलब ये काम नहीं करेगा उसमें। जब ये इसमें काम ही नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करता था, इसकी ना होने की वजह से ऑक्सीजन की इफिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ। और वो बंदा जिसको इमरजेंसी वैसे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इसलिए तो हम उसे ब्लड लगा रहे थे, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो हम लोगों ने ब्लड सप्लाई किया उसमें बाईफॉस्फोग्लिसरीन था ही नहीं। अब बाईफॉस्फोग्लिसरीन नहीं था, अरे फिर तो मतलब वो जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो बजाय के ट्रांसपोर्ट करे ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन अपने पास जमा करके रख लेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ट्रैप करती है। वो बजाय के उसे वो ट्रांसपोर्ट करे ऑक्सीजन ट्रैप कर लेती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे वैसे ही पैथोलॉजिकल कंडीशन में हेल्प नहीं करता, नॉर्मली भी हमारे लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ बाईफॉस्फोग्लिसरीन का ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी क्यों होता है कि ये इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करवा सके, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा। तो हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरिंग ब्लड इन करंटली अवेलेबल मीडिया रिजल्ट द ग्रेजुअल डिप्लीशन, मतलब कमी कर देते हैं किसमें, 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरीन में, जो कि क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन की एबनॉर्मली हाई इफिनिटी कर देते हैं, जो कि अनलोड ही नहीं हो पाता, मतलब वो देता ही नहीं है टिश्यू को ऑक्सीजन। तो इसीलिए क्या होता है, अच्छा उसके बाद ना, लेकिन ये होता है कि जो हमारा ट्रांसफर हम लोगों ने कर दिया है, अगर बंदे को इतना मसला नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो हमारी वापस जो डिप्लीशन सप्लाई है वो वापस की, मतलब जो हमारी कम हो गई थी, इसकी कमी हो गई थी जिसकी बाईफॉस्फोग्लिसरीन की, वो 6 घंटे से 24 घंटे, मतलब एक दिन के अंदर अंदर दोबारा नॉर्मल पर आ जाती है, मतलब सेंसिटाइज हो जाता है हमारे अंदर। तो लेकिन अब जो पहले ही इल है, जिसको पहले ही हमने ब्लड दिया ही इसीलिए था कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा अपनी बॉडी में सप्लाई कर सके, उसमें तो भाई मसला पैदा कर देगा ना। वैसे तो ज़्यादा जो सीवियरली इल पेशेंट नहीं होते उनमें तो हम लोग दे देते हैं, तो इसमें यही बताया हुआ है
उसके बाद हम लोग क्या लिखा हुआ है कि हम लोग ज़्यादातर इसीलिए इस वजह से हम लोग ज़्यादातर जो स्टोर ब्लड होता है उसमें हम लोग एक ट्रीट किया हुआ होता है किस चीज़ से, रेजुवेनेशन सॉल्यूशन, जो क्या करता है रीस्टोर कर देता है। मतलब जो कि हम लोग जैसे ब्लड मतलब ये जो रिजुवेनेशन प्रोसेस है ये क्या करेगा, हम लोगों ने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ ही किया है जो नॉर्मली 6 से 24 घंटे के अंदर अंदर रिस्टोर होना था, वो उससे भी जल्दी 4 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे में कर लेगा। तो मतलब जो हमारा 2,3 ग्लिसरीन की कमी होगी वो जल्दी कवर कर लेगा उसको। और रिजुवेनेशन जो है वो आल्सो रिस्टोर एक और कमी को भी रिस्टोर करता है, एटीपी लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज। जो स्टोरेज हम लोगों ने की थी उसमें एटीपी भी लॉस्ट होगी ना, दोबारा जो रिस्टोर किया था, तो उसमें एटीपी जो लॉस हुई थी उसको भी रिस्टोर करवा देगा जल्दी में। उसके बाद हम लोग कहते हैं, अब तो हम लोगों ने किस किस की पढ़ ली, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन की, 2,3 फॉस्फोग्लिसरीन की। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग जो है वो क्या करती है। अब हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस तो कर लिया ज़्यादातर, इसीलिए उन्होंने इतना इसमें गेल भी नहीं की, छोटा सा लिखा हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो हमारे डेफिनेटली ऑक्सीजन वहाँ पर ज़्यादा रिलीज़ होगी। ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी तो जाहिर बात है कि ये किसको फेवर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन को फेवर कर रहा है। तो ये किसको स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा हमारे टी फॉर्म को या टॉट फॉर्म को या डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन को। तो उसके बाद एक और बात है, जब ये जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी। और जहाँ पर ये ज़्यादा होगी वहाँ पर नहीं, जहाँ पर ये कम होगी वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड होगी। लेकिन जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर हमारी जो ऑक्सीजन है वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, जैसे कि हमारे टिश्यूज़ में होता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इसका और क्या फंक्शन था, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ये बाइकार्बोनेट के साथ साथ हमारा जब हाइड्रेशन होती है इसके साथ, तो ये हमें क्या देता है, बाइकार्बोनेट आयन देता है, जो कि इंपॉर्टेंट ब्लड बफर है। दूसरा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है हाइड्रोजन आयन बनाकर। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एक तो ये रिलीज या ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब देखो हम लोगों के अंदर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम लंग्स टू इधर तक, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए जमा हो रही है वो हमारे लिए ज़्यादातर जहरीली होती है। कुछ जो उसका फॉर्म है वो तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया, जो कि ब्लड बफर बन रहा है। लेकिन कुछ जो इसका फॉर्म है, बाकी जो बच गया वो तो हमारे लिए मुश्किल है, उसको हम लोग क्या करें, बॉडी से कैसे निकालें। उसके लिए भी बेचारा हमारा हीमोग्लोबिन कहता है यार इसके लिए भी चलो मैं ही काम कर देता हूँ। क्योंकि अब कहते हैं ना, जब बंदा कोई पानी पीने जा रहा था भाई वगैरह, यार जा रहा है तो पानी मेरे लिए भी भर लाई। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, यार मैं जा तो रहा हूँ लंग्स तक, टिश्यू से दोबारा लंग्स तक जा तो रहा हूँ, चल कार्बन डाइऑक्साइड तुझे भी ले चलता हूँ। तो क्या होता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामेट जो है ना वो फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बामेट फेज़ में कन्वर्ट होकर वो ऑक्सीजन के साथ जो कुछ हमारा होता है ना कार्बामेट फॉर्म जो है वो डायरेक्टली जो होती है वो चले जाती है, उसके बाउंड कर जाती है उसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और क्या बनाती है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामेट में कन्वर्ट हुआ। कार्बामेट जो है वो किसके साथ जुड़ा, हमारे टर्मिनल ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन। और क्या बनाता है, वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या बना रहा है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड ने मदद ली, यार तू जा तो रहा है साथ में मुझे भी ले चल, तो उसे लिफ्ट दे रहा है हीमोग्लोबिन। तो किस फॉर्म में दे रहा है, यहाँ पर देगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और ये जो है हम लोगों को पता है, जहाँ पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मतलब अब देखो ना, हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन जैसे बाकियों को पढ़ा था 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरीन चिपकेगा ऑक्सीजन रिलीज करवा देगा। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जब कार्बामेट चिपकेगा, कार्बामेट ज़्यादा होगा तो वो हेमोग्लोबिन के साथ चिपकेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ चिपकेगा तो ऑक्सीजन को रिलीज करवा देगा। स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, टी फॉर्म को, और ऑक्सीजन की एफिनिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि एफिनिटी कम करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाएगी वहाँ पर। और उसके बाद ये इन दी लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन से और हमारे बाहर आ जाएगी थ्रू दी एक्सहेलेशन। हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वो हम लोगों ने पूरा प्रोसेस कर लिया कैसे करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ जाती है लंग्स में, ऑक्सीजन तो चले जाती है
बाय हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है वो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। उसके बाद आता है, हम लोगों ने 4 फैक्टर्स पढ़ लिए, 5वां फैक्टर है कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, और जो छोटा भाई है वो उससे भी चालाक होता है, वो टाइटली बाउंड हो जाता है और ज़बरदस्ती बाउंड हो जाता है। वो तो चलो मदद लेता है ना, यार मुझे चिपका लो या ये टाइटली बाइंड हो जाता है, पर ये शुक्र है रिवर्सली होता है। रिवर्सली कैसे होता है, रिवर्सिबल कैसे होता है, और इसे वापस बैक कैसे लाएंगे वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ना पढ़े, टाइटली बाइंड होता है, रिवर्सली बाउंड होता है। और किसके साथ होता है, आयरन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ होता है। वो क्या बना रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऊपर क्या बना था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या बनेगा, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैंने तो ऐसे याद किया था, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ चिपक गया तो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन जो है, अच्छा बाकी सारे ऑक्सीजन के अलावा इतना याद कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हैं वो किसको स्टेबलाइज करेंगे, सिर्फ ये 2 फैक्टर हैं जो आर फॉर्म को स्टेबलाइज करेंगे। बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो किसको स्टेबलाइज करते हैं, वो हमारे टी फॉर्म को करते हैं। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, बाकी जो सारे हमारे फॉर्म्स हैं या बाकी जो सारे एलोस्टेरिक फैक्टर हैं वो अनलोडिंग को फेवर करते हैं। और बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो चलो हमारे लिए पैथोलॉजिकल चिपक जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है ये किसको फेवर करता है, ये लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लोड हो सके। लेकिन ये तो थोड़ा पैथोलॉजिकली या ज़बरदस्ती एबनॉर्मली हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है आर कन्फर्मेशन को ये स्टेबलाइज करता है। और उसके बाद क्या, ऑक्सीजन जब ये स्टेबलाइज करेगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी को हाई कर देगा। जब ऑक्सीजनेटेड की वो एफिनिटी हाई हो जाएगी तो हम लोगों ने वो जो उसमें पढ़ी थी, हम लोगों ने जो पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, लेफ्ट साइड पे उसके ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ रिएक्शन को मोड़ देगा लेफ्ट साइड। और उसके बाद जो नॉर्मल सिग्मोइड कर्व था वो हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि उसमें था। हाइपरबोला की शेप आप पढ़ चुके हैं मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, तो ये सिग्मोइड से हाइपरबोलिक कर्व में हमारा चेंज कर देगा। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, ऑक्सीजन लगती है तो एफिनिटी बढ़ा देती है, जबकि जो चौथी लगती है उसकी 300 दफ़ा ज़्यादा होती है। तो ये भी कम नहीं करता, ये भी जब एक मॉलिक्यूल या माइन्यूट क्वांटिटी में भी ये अगर लग जाए हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये 220 टाइम्स ग्रेटर कर देता है ऑक्सीजन की एफिनिटी को हीमोग्लोबिन के साथ। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि ये ज़्यादातर मिलता किस में है, ऑक्सीजन हाई कैसे होता है। अच्छा, एक तो ये जो हमारी ऑक्सीजन को हाई कर देगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी को हाई कर देगा। हमारी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन कम भी होगी वहाँ पर भी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि टाइटली बाइंड है इसके साथ, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा है तो इसलिए टाइटली बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, रिलीज नहीं होगी। हमें कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ऑक्सीजन की कमी की कंडीशन को कहते हैं हाइपोऑक्सिया। हमें हाइपोऑक्सिया हो जाएगा। हाइपोऑक्सिया तो होगा ही होगा, एक तो ये बुराई तो हमें करवाएगा, साथ में एक और बुराई भी करवा देगा, जो खुद ये सेलों को ऑक्सीडाइज करवाएगा। मतलब जो हमें ये नुकसान ऐसे करवा रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्टली भी हम लोगों को बुराई की तरफ ले जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन हाई कैसे होती है। टोबैको स्मोकर्स जो होते हैं, जो हम लोगों की ये सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनमें ये ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये बताया हुआ है कि टिश्यूज हाइपोऑक्सिया तो होगा ही होगा, डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड मीडिएटेड डैमेज एट द सेलुलर लेवल भी होगा, डायरेक्ट भी होगा, और इनडायरेक्ट कैसे कि टिश्यू की ऑक्सीजन को कम कर देगा, वो भी इफेक्ट सेल्स पर ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड। पॉइजनिंग किसको कह रहे हैं, बेसिकली हम लोग कह रहे हैं जब ये चिपक जाता है और पॉइजनिंग हो जाती है। पॉइजनिंग ही हुई ना, एक किस्म का जहर ही हुआ हमारे लिए कि नुकसान पर नुकसान, पैरासाइट कहाँ से आकर चिपक गया। तो वो जो 100% भी अगर है, अगर 100 मतलब आके चिपक गया है, तो वो ट्रीट कैसे होगा, और ट्रीट ऐसे होगा कि हमारा 100% ऑक्सीजन जो है, 100% ऑक्सीजन मतलब हमारी जो बाहर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें 21% ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोग क्या देंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे एट हाई प्रेशर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, वो देंगे। हाइपरबैरिक मतलब हाई प्रेशर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे
100% वाली ऑक्सीजन के साथ, तो हमारी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ के भाग जाएगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि रिवर्सली बाइंड होता है। लेकिन तो यहाँ पर जब हम लोग हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हमने बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स 4 को इनहेबिट करता है, क्या काम करता है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारा जो ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, एक हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम हाई कार्बन डाइऑक्साइड एरियाज लाइक टिश्यूज़ टू दी मेटाबॉलिक टिश्यूज़ टू दी लंग्स। उसके बाद हम लोग कहते हैं एक और कंपाउंड है जिसको ये एक्सचेंज करवाता है, जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी ये ट्रांसफ़र करवाता है हीमोग्लोबिन। वो कहाँ से कहाँ तक करवाता है, जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड काम क्या करता है, ये हमारी वेजो डायलेशन करवाता है। जो हमारी नसें हैं, जो हमारी रगें हैं, उनको डायलेट करवा देता है, उनका ल्यूमन बढ़ा देता है। तो जो ये जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पर भी वेजो कॉन्ट्रिक्शन हुई होगी, जहाँ पर भी वो कोई प्लग जमा हुआ होगा या वहाँ पर कम वो ब्लड गुजर रहा होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ये हेमोग्लोबिन हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड को भी वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा और वेजो डायलेट करवा देगा वहाँ से। और उसके बाद ये बताया हुआ है कि इन्फ्लुएंसिंग वेसल्स डायामीटर। उसके बाद ये हमारा जो यहाँ पर एलोस्टेरिक जो इफेक्टर्स थे उनका टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।